सभी को प्यार भरा नमस्कार और मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम चलते हैं कुछ अन्य गतिविधियों को लेकर, तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि रेखा चित्र है गिल्लू महादेवी वर्मा का, और उनकी गद्य साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। और आपकी रामविलास शर्मा ने लिखा है अमृतलाल नागर के बारे में। और आपके जो एक मतलब वो लिखी गई है अमृत राय के द्वारा, जीवनी लिखी गई है प्रेमचंद जी के ऊपर, उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपका समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो थोड़ा समय कम है, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस रखिएगा, है ना, जिससे कि आपको, क्योंकि अभी आपके यदि नंबर अच्छे नहीं आए तो होगा क्या कि आपको बाद में पछताना पड़ेगा। अभी तो आपको लग रहा है कि मतलब हम ऐसे ही हम थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे या इधर-उधर से पूछ के अपना पेपर हम कर लेंगे, लेकिन ये दिक्कतें जो आती हैं वो बाद में आपको इनका सामना करना पड़ेगा। तो आप लोगों से आशा है कि आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज महादेवी वर्मा के बारे में और उनके गद्य साहित्य के बारे में। कि महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो 26 मार्च 1907 को हुआ था, और ये हिंदी भाषा की कवयित्री थी। वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभ में से एक मानी जाती हैं। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा का नाम दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए। और कवि निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। अब महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य है, रेखा चित्र है, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। तो इनकी डेट भी इसके आगे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं और उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। संस्मरण आपके पद के साथी 1956, मेरा परिवार 1972, संस्मरण 1983। और चुने हुए भाषणों का संकलन है एक संभाषण के नाम से, जो कि 1974 में प्रकाशित हुआ। निबंध है इनका श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, विवेचनात्मक गद्य 1942, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1962 और संकल्पता 1969। सॉरी 69 है ये, 1969। ललित निबंध है इनका छंद, जो कि 1956 में इनका प्रकाशित हुआ था। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि रेखा चित्र जो है गिल्लू, मतलब गिल्लू जो एक गिलहरी का नाम के ऊपर इन्होंने एक रेखा चित्र अपना लिखा है। तो गिल्लू कहानी हमें क्या बताती है, जो रेखा चित्र इन्होंने मतलब लिखा है महादेवी वर्मा ने, वो हमें क्या बताती है, क्या दर्शाना चाहती है, बस हमें उसका थोड़ा सा भाव पता होना चाहिए। गिल्लू कहानी हमें जीव जंतु पर दया भाव रखने की प्रेरणा देती है। आज का मनुष्य जीव जंतुओं पर दया ममता नहीं करता। ये कहानी हमें बताती है कि उनमें भी हमारी समान भावनाएं और जीवन होता है। हमें उनका सम्मान करते हुए उन्हें भी जीने के समान अवसर देना चाहिए। गिल्लू पाठ का यह मूल भाव है कि हमें जानवरों के प्रति स्नेह तथा प्यार की भावना रखनी चाहिए, उन्हें कभी सताना नहीं चाहिए। गिल्लू कहानी हमें जीवों के प्रति दया भाव अपनाने की शिक्षा देती है। बस इसका थोड़ा सा भाव है, क्योंकि पूरा रेखा चित्र पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं थी। मुख्य भाव इसके अंतर्गत क्या दिया गया है वो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब अगला आता है 30 बरस का साथी, यानी कि 30 बरस का साथी जो है वो रामविलास शर्मा ने लिखा है। और ये इस आधार पर लिखा गया है रामविलास शर्मा ने कि जब इन्होंने अपने का मतलब वर्क को किया या अपने कार्य को किया, उस समय पर कौन कौन से लेखक इनके साथ में आए और इन्होंने मतलब किन किन को मतलब एक होता है ना कि हमारे साथ में क्या व्यक्ति हमारे साथ में व्यवहार कर रहे हैं, हमारा उनके साथ में क्या मेल जोल है, क्या बातचीत करने का तरीका, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। तो जो 30 बरस का जो साथी है, मतलब उसके अंदर कौन कौन से साथी इनके आए थे, तो वो उसका भाव व्यक्त करते हुए रामविलास शर्मा ने यहाँ पर लिखा है। तो रामविलास शर्मा का जन्म जो हुआ 10 अक्टूबर 1912 को हुआ है। यह आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि थे। पेशे से अंग्रेजी के प्रोफेसर, दिल से हिंदी के प्रकांड पंडित और गहरे विचारक, ऋग्वेद और मार्क्स के अध्येता कवि, आलोचक, इतिहासवेत्ता, भाषाविद, राजनीति विशारद, ये सब विशेषण उन पर समान रूप से लागू होते हैं। इसके बाद इनकी देखिए रचनाएं देखिएगा रामविलास शर्मा की,
साहित्यिक आलोचना की 3 पुस्तकें हैं, इनकी प्रगति और परंपरा, जो कि अधिकतर पूछी ही जाती है। 1949 संस्कृति और साहित्य, 1949 साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामजी शुक्ल और हिंदी आलोचना, आस्था और सौंदर्य 1961। तो ये पूछा ही जाता है कि किसके द्वारा ये लिखा गया है। निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना 2, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, परंपरा का मूल्यांकन। ये मैं जो गोल गोल मार्क कर रही हूँ, ये अधिकतर पेपर में आती हैं और पूछी ही जाती हैं कि ये जो कृतियाँ हैं वो किसके द्वारा रचित हैं, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, या ये कृतियाँ किसकी हैं। ठीक है। भाषा और समाज, भाषा युगबोध और कविता, और भाषा और समाज। अब आगे आता है कि 30 बरस का साथी नामक संस्करण में, ये जो अब जैसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि 30 बरस का साथी जो नामक संस्मरण है वो किस में संकलित है, तो जिनके साथ जिया, मैंने क्या बताया था कि जिनके साथ रामविलास शर्मा रहे हैं 30 बरस तक, उन्होंने उनके भावों को उनको व्यक्त करते हुए यहाँ पर ये लिखा है कि जिनके साथ आप इतने समय तक रहे, उनमें मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो सबसे ज़्यादा हमारे करीब रहा। तो संकलित है जो जिनके साथ जिया में संकलित है। अमृतलाल नागर द्वारा लिखित प्रस्तुत संस्मरण में डॉक्टर रामविलास शर्मा के साथ व्यतीत किए गए क्षणों का उल्लेख है। इस संस्मरण में नागर जी ने चकल्लस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि मतलब कि किस में ये लिखा गया है, नामक पत्रिका का उल्लेख करती डॉक्टर रामविलास शर्मा की हिंदी के प्रति अटूट निष्ठा का वर्णन किया गया है। चकल्लस इनकी स्फुट हास्य व्यंग रचनाओं का संकलन है। इनके द्वारा लिखित संस्मरण गदर के फूल, ये कोठे वालियाँ एवं जिनके साथ जिया प्रमुख है, यानी कि ये इनके मतलब एक तरह से संग्रह मान लीजिए आप। बसंत पंचमी के दिन चकल्लस का पहला अंक सन 1938 में साप्ताहिक पत्र के रूप में निकला। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस दिन निकला? बसंत पंचमी के दिन चकल्लस का पहला अंक, कौन सा अंक? पहला अंक किस सन में? 1938 में, और किस रूप में? साप्ताहिक पत्र के रूप में। तो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो आते हैं वो इसी तरह से आते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इनको पढ़ना है। और वीडियो को यदि आपको चीज़ें नई हैं तो आप सोचें एक बार पढ़ने से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। कम से कम एक वीडियो को आप 3 या 4 बार देखेंगे तभी आपको चीज़ें याद हो पाएंगी। तो एक बार पढ़ने से आपको चीज़ें नहीं याद हो पाएंगी, या तो आप जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं या मुख्य मुख्य जो बिंदु मैंने बताए हैं उन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आप रिवीजन कर सकें। और यदि आप वीडियो को ही 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको आसानी से चीज़ें माइंड में क्लिक हो जाएंगी। इसके बाद अगला है कलम का सिपाही जीवनी। तो कलम का सिपाही जो है वो जीवनी जो है अमृत राय ने लिखी है और प्रेमचंद पर लिखी है, जो कि उनके पिताजी थे। और प्रेमचंद कौन थे? ये आपके अमृत राय के पिताजी थे, यानी कि ठीक है। अमृत राय आधुनिक कहानीकार थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। अमृत राय प्रसिद्ध लेखक प्रेमचंद के सुपुत्र थे। यह प्रगतिशील साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कहानी तथा ललित निबंध के लेखन में भारत विख्यात इस लेखक को कलम का सिपाही नामक पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। किस पर? कलम का सिपाही। यानी कि इन्होंने ये जो जीवनी लिखी है ये अपने मतलब पिताजी के ऊपर लिखी है, प्रेमचंद के ऊपर, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इनका उपन्यास एक तो बीज है और कहानी संग्रह तिरंगा कफन जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस रहा है। तो ये भी आ सकता है कि बीज किसका उपन्यास है, कहानी संग्रह तिरंगा कफन किसका उपन्यास, क्योंकि जो प्रसिद्ध रचनाएं होती हैं लेखक की वही पेपर में पूछी जाती हैं। अमृत राय को प्रेमचंद कलम का सिपाही के लिए 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं 1971 में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित, यानी कि एक पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी और एक पुरस्कार मिला सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। इन्हें हार्वर्ड फास्ट के उपन्यास स्पार्टाकस के अनुवाद आदि विद्रोही के लिए भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ अनुवाद पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है, इन्होंने एक पुरस्कार का एक उपन्यास था हार्वर्ड फास्ट का उपन्यास स्पार्टाकस, उनका इन्होंने अनुवाद किया आदि विद्रोही के नाम से, और इनको सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ अनुवाद पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार से भी ये सम्मानित किए गए कि जब कोई लेखक कितनी सारी रचनाएं अच्छी लिखता है और वो लगता है कि वो पढ़ने लायक हैं और अधिकतर पाठकों के द्वारा जब पढ़ी जाती है रचनाएं, जो रचनाएं फेमस हो जाती हैं, उनको
सरकार के द्वारा सम्मान दिया जाता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन आपसे एक अनुरोध है, यदि आपके लिए ये मैटर नया है तो आपको एक बार में ये मैटर याद नहीं होगा, आपको इसमें से मुख्य मुख्य बिंदुओं को कई कई बार पढ़ना पड़ेगा। यानी कि यदि आपका पेपर आने वाले टाइम में जल्दी है तो आप इस वीडियो को, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 3 या 4 बार भी देखेंगे रिटर्न करके, तो आपको इसमें से मुख्य मुख्य बिंदु आपको याद करने हैं। थैंक यू।